हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjuntheory.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी का पार्ट 6। ठीक है, इसके अन्य पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी अपने को लेनी है वो सब कुछ अपन देखेंगे। और दूसरा देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, ये क्या होती है और ये क्रांतिक कोण क्या होता है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखने से पहले अपने को ये बात समझनी होगी, क्योंकि ये दोनों घटनाएं किस पे आधारित है? अपवर्तन पे, यानी कि रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो अपने को ये समझना होगा कि अपवर्तन होता क्या है। हालांकि मैं अपवर्तन क्या होता है ये इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो आप देखिए, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए मैं आपको पहले अपवर्तन बताऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो उसको भी ये टॉपिक समझ में आया आसानी से। ठीक है, तो अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए क्या समझाऊंगा? पहले अपवर्तन। ठीक है, ताकि आपको ये बातें बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन आता है तो ये उसी पे आधारित है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन के बारे में अधिक अगर आपको जानना है फिर आप पिछला लेक्चर देखिए। ठीक है, तो अपने को देखना है अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना में होता क्या है कि हमेशा प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये एक लाइन खींच दी, तो इसमें मैं ऊपर लिख देता हूँ m1, नीचे लिख देता हूँ n2। ठीक है, n1 और n2 ये क्या है? ये मैंने मान लिया इस लाइन से ऊपर ऊपर माध्यम 1 है और नीचे नीचे माध्यम 2 है। n यहाँ क्या है? n1 यानी कि इस माध्यम 1 का क्या है? अपवर्तनांक, और माध्यम 2 का ये है n2 अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसमें अपवर्तन की घटना क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब, यानी कि ये जो मैंने लाइन खींची इसके जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसको अपन बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, इस अभिलंब से दूर हट जाती है या पास आ जाती है। ठीक है, दो घटनाएं होती है। दोनों घटनाएं क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है, ये सीधी है। ठीक है, ये यहाँ पे आपतित हुई तो ये हो गया आपतन कोण आई। ठीक है, परावर्तन होने से पहले, ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि ये जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन गई कैसे? ऐसे दूर हट गई। या ये अभिलंब के पास आ जाती है, लेकिन जो मेन रास्ता था, इसको जहाँ सीधा जाना चाहिए था वो सीधी नहीं जाएगी, या तो अभिलंब के पास आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये होती है अपवर्तन की घटना। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अपवर्तन की घटना में होता क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आई। अब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश किरण अपने सेम रास्ते से जाने की बजाय अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक है, अब ये पास कब आएगी और दूर कब जाएगी, इसके लिए दो घटनाएं होती हैं, दो कंडीशन होती है। ठीक है, दोनों मैं बता देता हूँ जल्दी से। ये है अभिलंब। ठीक है, ये मैंने मान लिया प्रकाश किरण है और ये मैंने मान लिया दूर हट रही है। ठीक है, ये है आपतन कोण I, ये है परावर्तन कोण R, सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण R, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? दूर हट रही है। दूर कब हटेगी? जब ये क्या होगा? सघन होगा, सघन माध्यम, और ये होगा विरल माध्यम। ठीक है, अब सघन और विरल क्या होता है? चलिए ये बाद में बताता हूँ, सघन विरल क्या होता है, उससे पहले दोनों घटनाएं मैं आपको बता देता हूँ। तो दूर कब हटेगी? जब सघन से प्रकाश किरण किस में जाए? विरल माध्यम में। और दूसरी घटना क्या होगी कि जब प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ जाए,
ये ऐसे जा रही थी, इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे, अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, ये आई है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण कैसे हो गई, अभिलंब के पास आ गई। ठीक है, तो ये घटना कब होती है, जब विरल माध्यम से प्रकाश किरण किस में जाए, सघन माध्यम में। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ बातें समझ में आ गई होगी अपवर्तन के बारे में। अब एक बात और बची है कि सघन और विरल होता क्या है, ये भी जल्दी से बता देता हूँ। सघन और विरल होता क्या है। ठीक है, सघन मतलब जिसमें पदार्थ के कण समझ लीजिए पास पास हो। ठीक है, यानी कि पास पास अगर पदार्थ के कण है तो ये इसको अपन कैसा माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम। और विरल किसको कहेंगे, जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें दो। पहला एग्जाम्पल मैं लूँ हवा और जल का। ठीक है, तो अपने को पता है जल में प्रकाश के कण पदार्थ के कण पास पास होते हैं, तो ये क्या होगा, सघन, और ये होगा विरल। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ किसका, जल का और कांच का। ठीक है, तो अब यहाँ जल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, सघन, क्योंकि इसमें पदार्थ के कण जो और ज़्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पहले की बातें। ठीक है, ये ज़रूरी है आज की बातें समझने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पिछला लेक्चर देखिए। अब अपन देखते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको अपवर्तन की घटना समझ में आ गई है तो क्रांतिक कोण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, वह आपतन कोण जिसके लिए क्या होना चाहिए, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो प्रकाश किरण शुरू में आ रही है, तो ये मैंने मान लिया प्रकाश किरण शुरू में आई आपतन कोण, ये आई आपतन कोण। अब ये सी क्या है ये अपन आगे देखेंगे, अभी के लिए अपन ये समझते हैं कि आई आपतन कोण है। ठीक है, तो ये आई आपतन कोण इतना होना चाहिए कि जो प्रकाश किरण जो अपवर्तित होने वाली है उसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री। उस आपतन कोण को अपन क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी कि मैं प्रकाश किरण को इस हिसाब से आपतित कराऊं कि जो अपवर्तन कोण है वो, यानी कि जो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद हमेशा अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको अपन आपतन कोण को क्या बोल देंगे, क्रांतिक कोण। तो यहाँ क्रांतिक कोण को सी से भी दर्शाते हैं, तो ये I = C। ठीक है, तो अब एक बात अब यहाँ से अपन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ वो बात है क्या, फिर अपन ऑब्जर्व करते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना अनिवार्य है। ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि प्रकाश किरण हमेशा अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब वो सघन से विरल में जाएगी। अभी अपन ने अपवर्तन में देखा। ठीक है, सघन से जब विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन जा कैसे रही है, अभिलंब, ये अभिलंब है, इससे दूर हट रही है। ठीक है, दूर हट रही है, तो ये क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये घटना किस में होती है, जिसमें दूर हटता है, वो सघन से जब प्रकाश किरण विरल में जाए। ठीक है, तो ये बात आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये समझ भी सकते हैं, एग्जाम में ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अपन अब थोड़ी सी, अगर आपको घटना समझ में आ गई है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि I कितना है, C, तो मैंने लिख दिया I = C। R अपने को पता है R कितना है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री, क्योंकि कहता कि ये परिभाषा यही कहती है कि जिसके लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कितने हो जाए, 90 डिग्री, तो R कितना, 90 डिग्री। अब अपने को एक बात पता है, स्नेल का नियम अपने को पता है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में आपतित होती है, कौन से माध्यम में, N2, ये मैंने मान लिया सघन माध्यम N2,
और विरल माध्यम N1। तो N2 इंटू साइन आई, जिस माध्यम में आपतित हो रही है यानी आपतन कोण साइन आई का, इंटू उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो N2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू जिस माध्यम में अपवर्तित हो रही है उसका माध्यम का अपवर्तनांक N1 इंटू साइन आर, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये स्नेल का नियम है, आपको पता ही होगा। ये मैं इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि आपने स्नेल नियम ये देखा होगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इतना टाइम लेके बताया, बाकी मैं सीधा ही बता सकता था। ठीक है, तो यहाँ कोई कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने N2 क्यों लिख दिया। ठीक है, ये बात समझाने के लिए कि N2 N1 से अपने को मतलब नहीं है, अपने को उससे मतलब है कि प्रकाश किरण आपतित कहाँ हो रही है और उसका माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। तो आपतित कहाँ हो रही है, इस माध्यम में, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2। तो यहाँ N2। बात अपने को कोई भी रटनी नहीं है, अपने को हर बात समझनी है। तो समझेंगे अपन तभी जब अपन हर बात को ऐसे समझेंगे कि ये गुणा में क्या होता है, हमेशा साइन आई की गुणा में क्या होता है, जिस माध्यम में आपतित होती है। तो यहाँ आपतित कौन से माध्यम में हो रही है, N2 में, तो यहाँ आ गया N2। और साइन आर के गुणा में क्या होता है, जहाँ अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तित किस में हो रही है, इस माध्यम में, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N1। तो ये हो गया N1। अब मैं क्या करता हूँ, साइन आई इधर है, साइन आर को भाग में ले आता हूँ और इस N2 को उधर भेज देता हूँ। तो इधर साइन आर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, इधर N2 गुणा में था, उधर भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू N1 बाई N2। N1 बाई N2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड लेसन में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू N1 बाई N2। तो साइन आई को अपन साइन सी लिख सकते हैं क्योंकि क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या होगा, इस 90 के लिए आई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ आई की जगह सी लिख देते हैं अपॉन 90। अब अपने को पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, साइन सी अपॉन 1, अपॉन 1 का मतलब कोई नहीं है, तो साइन सी इज इक्वल टू N1 बाई N2। अब अगर अपने को एग्जाम में पूछ ले कि क्रांतिक कोण का मान बताओ, ठीक है, N1 और N2 दे दे आपको कि भाई प्रकाश किरण इस माध्यम से उस माध्यम में जा रही है, क्रांतिक कोण का मान बताओ। तो क्रांतिक कोण अपन कैसे निकाल सकते हैं, क्रांतिक कोण मतलब सी कैसे निकाल सकते हैं, इस साइन को अपन कैसे भेज दें उधर, तो साइन को उधर कैसे भेजेंगे, इनवर्स में। तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 बाई N2। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, C इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 बाई N2। ठीक है, यहाँ N1 N2 क्या है ये आपको रटना नहीं है, हमेशा समझना है कि C इज इक्वल टू साइन इनवर्स N1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, बटा N2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल हमेशा ऐसा ही पूछेगा एग्जाम में कि आपको कोई माध्यम दे देंगे दो कि प्रकाश किरण इससे इसमें जा रही है, आपको क्या पूछ लेंगे कि इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि एक बात तो अपने को पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अपवर्तन सतह यानी कि जो अभिलंब है उससे दूर हटती है। ठीक है, तो ये बात अपने को पता है कि सघन माध्यम से विरल में जब जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब ये दूर कहाँ तक हटती है इस बारे में अपन देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो यानी I इज ग्रेटर देन C, ये था क्रांतिक कोण जिस पे प्रकाश किरण कितने में आ जाए, अपवर्तन के बाद 90 डिग्री का कोण बना ले अभिलंब के साथ, उसको अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब आपतन कोण जब अपन कितना रखते हैं, C, ये घटना कब होती है, जब आपतन कोण अपन रखते हैं C। अब अपन इसमें क्या करेंगे, C से भी ज़्यादा रख के देखते हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं कि अगर अपन C से ज़्यादा रखें तो क्या घटना होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग घटना है। आइए, ठीक है, तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो यानी कि I ग्रेटर देन C, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको अपन समझते हैं डायग्राम से। देखो घटना होती क्या है, अब अपन दोनों का कंपैरिजन करते हैं अच्छे से समझने के लिए। देखो ये है अभिलंब, ये है वो सतह जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। ठीक है, ये है N1, ये है N2, ये सघन है, ये विरल है। ठीक है, तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है। अब अगर मैं आपतन कोण का मान I का मान C के बराबर रखूं, तो अपने को पता है क्रांतिक कोण के जब बराबर रखेंगे अपन, तो अपवर्तन के बाद वो अभिलंब से हमेशा अपवर्तित किरण कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। ये घटना अपन पढ़ चुके, ये है क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। ठीक है, अब अगर मैं इस I का मान C से भी ज़्यादा कर दूं, ठीक है, C से अगर ज़्यादा करूँगा तो सीधी सी बात, जितना आपतन कोण बढ़ाएंगे उतना अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते ये अभी इस कंडीशन में था यहाँ 90 डिग्री, तो ये अपवर्तन कोण और बढ़ गया, तो ये कैसे हो गया, एक तरीके से ये वापस उसी माध्यम में आ गया। ठीक है, यानी कि जब अपन ने I का मान C से ज़्यादा रखा तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम से भी पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण यानी पूरा पूरा, आंतरिक मतलब उसी माध्यम में, परावर्तन। अब परावर्तन में क्या होता है, हालांकि हो तो यहाँ अपवर्तन रहा है, तो किसी को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, चलिए इसको डाउट क्लियर करते हैं। किसी को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये घटना तो अपवर्तन की है लेकिन नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसका क्या कारण है। इसका कारण ये है कि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण सेम माध्यम में वापस लौट आती है, किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। लेकिन यहाँ भी घटना क्या हो रही है, घटना तो यहाँ अपवर्तन की हो रही है, लेकिन अपन ने आपतन कोण ऐसा रखा कि वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में आ रही है, इसलिए इसका नाम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता है इसमें रियलिटी में क्या होता है, अपवर्तन। लेकिन अपन ने ये कंडीशन ही कुछ ऐसी रखी कि वो प्रकाश किरण मजबूरी में वापस आ रही है। ठीक है, तो इस पूरी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैं जल्दी से एक बार बता दूं कि एग्जाम में आए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, यानी I इज ग्रेटर देन C, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकाश की इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब अपन देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब कब हो सकती है। ठीक है, तो शर्त क्या है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, अर्थात यह घटना हमेशा सघन माध्यम में ही होती है। ठीक है, तो ये अपन बात पहले भी देख चुके हैं कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब सघन से विरल में जाएगी। तो अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि सघन से किस में जानी चाहिए, विरल में। ठीक है, और ये घटना हमेशा सघन माध्यम में ही होती है। सघन से विरल में जानी चाहिए थी, लेकिन विरल में नहीं जा पाती है, वापस उसी माध्यम में आ जाती है। उसी माध्यम मतलब सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में ये घटना होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना चाहिए तो ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, आपतन कोण यानी कि I का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्रांतिक कोण C से अगर अपन कोण ज़्यादा रखेंगे तो ये घटना होगी। ये है इसकी शर्त। अब शर्त पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या कंडीशन होती है जिससे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। 4 टाइप के उदाहरण हैं, वो भी इंटरेस्टिंग उदाहरण है। उनमें से कोई भी एक उदाहरण आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इनके न्यूमेरिकल कब आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी लिख दिया था कि मैं एंड्रॉयड ऐप, अर्जुन क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने वाला हूँ।
उसमें होंगे सब कुछ, टेस्ट सीरीज होंगी, न्यूमेरिकल होंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सब कुछ रहेगा उसमें, प्रीवियस ईयर और हैंड रिटन नोट्स, ये जो पीडीएफ है ये भी रहेंगी, वीडियो लेक्चर भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये ऐप अभी तैयार हो रहा है, अभी मतलब अभी ये वीडियो शूट हो रहा है किसमें, अक्टूबर 2018 में। ठीक है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो तब तक तो वो ऐप तैयार होगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐप तैयार हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं 10-15 दिन, उसके बाद हर चीज़ आपको उस ऐप में मिलेगी। ठीक है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।